हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 9th हिंदी टर्म 2 के लिए। टर्म 2 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम आज करने वाले हैं, जिसके ज़्यादा चांस है परीक्षा में आने के, उस क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बालिका मैना ने सेनापति हे को निम्नलिखित तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। तो वो तर्क थे, पहला तर्क था, इस जड़ पदार्थ महल ने कोई अपराध नहीं किया है, अतः इसको नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा था, जिन्होंने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए हैं मैं भी उन्हें अपराधी मानती हूँ, आप उन्हें दंड दीजिए। तीसरा है, इस स्थान से मुझे बहुत लगाव है। चौथा तर्क था, वो था, मैं आपकी पुत्री की सहेली हूँ, वह यहाँ आया करती थी, तब आप भी यहाँ आते थे। ये 4 तर्क दिए थे बालिका मैना ने सेनापति हे को। अगला क्वेश्चन है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? बता दें एक बार फिर से कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके टर्म 2 एग्जाम के लिए। इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा का, मैना जड़ पदार्थ मकान को इसलिए बचाना चाहती थी क्योंकि वह मकान तो निर्दोष था और उस मकान से उसे बहुत लगाव था, किंतु अंग्रेज उस मकान को इसलिए नष्ट करना चाहते थे क्योंकि नाना साहब को पकड़ नहीं पाए। वह नाना साहब से संबंधित हर एक वस्तु को नष्ट करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाए? ये सब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम टर्म 2 के लिए, तो आप इसे ज़रूर से एक बार पढ़ लें, याद कर लें। तीसरा का उत्तर हो जाएगा, लेखिका की रुचि उर्दू फारसी भाषा सीखने में नहीं थी। लेखिका जो थी उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था उर्दू फारसी सीखने में। माँ हिंदी भाषी थी, अतः उसे यह भाषा विरासत में मिली थी। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कहीं कहीं हो गया है। उनकी माँ जो थी वो हिंदी भाषी थी, अतः उन्हें जो हिंदी भाषा था उन्हें विरासत में मिला था। जब भी उनके घर मौलवी जी आते थे तो वो चरपाई के नीचे छुप जाती थी, इसलिए लेखिका उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा, ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। दोनों का स्वरूप काला है। ब्रिटिश शासन के कारनामे काले हैं, अन्याय के प्रतीक हैं। जो ब्रिटिश शासन है उनकी तुलना की गई है तम के प्रभाव से। दोनों का स्वरूप काला है, ब्रिटिश शासन के कारनामे काले हैं, अन्याय के प्रतीक दोनों हैं, इसलिए उनकी तुलना तम से की गई है, ब्रिटिश की। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? जो कवि है कोकिला वाले चैप्टर में, उनको कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि वह हमेशा हरी भरी पेड़ की शाखाओं पर बैठती है। जो कोयल वो हमेशा हरी भरी शाखाओं पर बैठती है तथा सारे आसमान में स्वतंत्र होकर उड़ती है। जो कोयल है वो सारे आसमान में स्वतंत्रता रूप से उड़ती है, जबकि जो कवि है वो 10 फुट की अंधेरी कोठरी में रहना पड़ रहा है उसको। कवि है उसको 10 फुट की अंधेरी कोठरी में रहना पड़ रहा है। दूसरा, कोयल का कूकना मधुर गीत बन जाता है। जो कोयल जब कूकती है तो उसका मधुर गीत बन जाता है, किंतु कवि का रोना भी गुनाह माना जाता है। जब कोयल कूकती है तो वो गीत मधुर बन जाता है, लेकिन जब कवि रोता है तो उनका रोना भी काली कोठरी में गुनाह माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। बादलों
के आने पर प्राकृतिक में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। जब बादल आते हैं तो क्या क्या गतिशील प्रक्रिया होती है पर्यावरण में, उसके बारे में हमें बताना है, लिखना है। तो उसका उत्तर हो जाएगा, बादल के आने से प्राकृतिक खुश होकर नाच उठती है, उसकी कई गतिशील क्रियाएं दिखाने देने लगती है। जब बादल आते हैं तब प्रकृति खुश होकर नाचने लगती है। बहुत सारे ऐसे क्रियाएं हैं जो दिखने लगते हैं। हवा नाचती गाती हुई बादलों से आगे चलने लगी, पेड़ झुक झुक कर झांकने लगे, आंधी धूल रूपी घाघरा उठाकर भागने लगी, नदी अपनी माँ की चिंतवन उठाकर ठिठक गई और उसका घूंघट हट गया। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर बादलों का अभिनंदन किया, तालाब खुश हो गए और परत में पानी भरकर ले आए। लता की किवाड़ की ओट लेकर बोल पड़ी, आटरी गहरा गई और बिजली चमक उठी। उसने अपने संबंधों में आई बाधा लिए माफ़ी मांगी। इस प्रकार मेघ झरझर बरसने लगे, जिसे देख ऐसा लगा कि जैसे दो प्रेमी आपस में मिल गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लता ने बादल रूपी मेहमानों को अपने प्रिय पति के रूप में देखा। वह बहुत समय से उसके आगमन का इंतजार कर रही थी। उसके आते ही लता यानी जो नायिका है, मैं प्राणों का संचार हो गया। उनके आते ही नायिका जो है उनके प्राणों में संचार हो गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, जो है सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सामाजिक एवं आर्थिक विषमता के चलते कामगार बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि दूसरे बुक से ली गई है। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? आप क्या क्या प्रयास करते हैं जिससे समाज में महिलाओं को गरिमा मिले? तो इसका उत्तर हो जाएगा, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। नीचे दिए गए जो हैं वो हम प्रयास कर सकते हैं समाज में महिलाओं को गरिमा दिलाने हेतु। हम सभी भी नारी का सम्मान करें एवं दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। नारी का सम्मान करना चाहिए हमें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला पॉइंट है, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। जो स्त्री है उनकी शिक्षा के लिए बढ़ावा देने के लिए हमें महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। हम नारी के अधिकारों का आदर करते हुए माँ, बहन तथा अन्य सभी स्त्रियों प्रति अपने कर्तव्य को सुनिश्चित पालन करें। नारी के प्रति हो रहे अत्याचार का मुख्य विरोध कर संघर्ष में उनका साथ दे। जो नारी के प्रति अत्याचार होता है उनके संघर्ष में हमें साथ देना चाहिए, उनके विरोध के संघर्ष में हमें साथ देना चाहिए उनका। समाज के पुरुष प्रधान सोच को बदलते हेतु प्रयास कर सकते हैं। दहेज एवं नारी शोषण का विरोध कर उन्हें उचित गरिमा दिला सकते हैं। जो दहेज अभी लिया जाता है, हम दहेज ना भी लेकर उनकी गरिमा बढ़ा सकते हैं। जो नारी शोषण होता है उसके विरोध में हम उचित गरिमा दिला सकते हैं। और 10वां नंबर क्वेश्चन है, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी को प्रकट करता है। वह ऐसी मजदूरी करती है कि जिसका निर्वाह तक कठिनाई से हो पाता है। कुछ मिट्टी खरीदने वाली महिलाएं उसे कभी कभी 1-2 रोटियां दे देती है, जिनमें से वह कुछ रोटियां छुपाकर अपने बूढ़े पति के लिए ले जाती है और हिसाब लगाती है कि वह कितना खा पाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, इस कथन का गहरा व्यंग्य है। विस्थापन या घर उजाड़ने की पीड़ा किसी भी व्यक्ति के लिए प्राण न रहने के समान है। तब उसके लिए घर व शमशान में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसी मानसिक अवस्था में माटी वाली गुजर रही है। जो माटी वाली है उसका बार बार वो कह रही है सबको, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए।
तो उसका यहाँ पे आज से स्पष्ट करना है, जिसमें से विस्थापन या उजड़ने की पीड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं सहन कर सकता। अगर ऐसा हो जाता है तब उसके लिए न घर और न शमशान और घर में कोई अंतर नहीं रह जाता है। इसी मानसिक अवस्था में माटी वाली गुजर रही है। वह सोचती है कि विकास की इस अंधी दौड़ में इंसान मुर्दे को भी जगह नसीब नहीं हो रही है। जो मुर्दे हैं आजकल, उनको भी जगह जलाने या फिर दफनाने की जगह नहीं मिल रही। इसलिए वह आते जाते लोगों से बस एक ही बात कह रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके टर्म 2 के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अब अगली वीडियो आएगी जो होगी इंग्लिश सेट्स की।